जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। ऑल राइट, सो देखो, सिलेबस तो मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चैप्टर है जो रह गया था, जो मैंने आपको कहा था कि यार मतलब आधे घंटे का चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है, मैं आपको करवा दूंगा। राइट, तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर वो करवा दो, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे मैंने कहा था, आज की इस क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कराऊंगा। यस और नो, मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, और उन्होंने कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया हुआ है। राइट, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर उनकी एक एनुअल रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, जो आपके प्रोजेक्ट्स में भी आपको हेल्प करेगी। क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स में करना क्या है, रेशियोज का एनालिसिस वगैरह करना है, कैश फ्लो का, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ऑलरेडी दिख सकता है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में। तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो कि भाई कंपनी कैसे एनालाइज करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। राइट, तो चैप्टर का नाम क्या है? ऐसा चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहली बात तो अगर हम देखेंगे दोस्त, यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो एक वर्ड तो हो गया एनालिसिस, ये सर, और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है ये हम पहले ही पढ़कर आए हैं कि भाई जो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, ये सब चीजें, इनको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे गिवन होती है बेटा? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सब हमने पढ़ लिया। राइट, उसका एनालिसिस करना, ऑफ कोर्स भाई कंपनी ने बैलेंस शीट बना ली है, अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बना लिया, हाँ भाई बनाने से क्या होगा, बना तो लिया, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। हाँ, कि भाई हमने कैसा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, हमने कैसा परफॉर्म किया है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है वो जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना इस बात को कि अगर आपको किसी भी एरिया में इंप्रूव करना है तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना पड़ेगा कि भाई मैंने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कैसा परफॉर्म किया। यस और नो, क्या रीजन थे उस इंप्रूवमेंट के या डिक्लाइन के। बैलेंस शीट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमारे एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर कैसे चेंज हुई है, ये सब होता है एनालिसिस। कंपनीज करती है बेटा, कंपनी बहुत डिटेल में करती है। ये सुनो कि कंपनी जब एक बार ईयर एंड हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती है, फिर एनालिसिस ही होता रहता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। देखो सर, अगर हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन या मीनिंग को समझे तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? देखो सिंपल सा मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं, यस और नो, उनके बीच का रिलेशन कि भाई जितना मेरा रेवेन्यू बढ़ा, मेरा खर्चा कितना बढ़ा। आप बात समझ रहे हो? यस और नो, इसी को बोलते हैं एनालिसिस। जब मैं रिलेशनशिप्स निकालता हूं बेटा, नंबर्स के रिलेशनशिप्स निकालता हूं कि भाई नंबर्स के बीच में क्या कनेक्शंस हैं, ये बढ़ा तो ये कितना बढ़ा, ये कम हुआ तो ये कितना कम हुआ। यस नो, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। क्या करते हैं? उसको बोलते हैं एनालिसिस करना। यस सर, यस। देखो देखो देखो, ध्यान से समझो। इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म बाय प्रॉपरली एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड पी&एल। जब आप एक बार एनालिसिस कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। अगर कंपनी का जो टॉप लाइन रेवेन्यू है, जो सेल्स वगैरह है, वो बढ़ रही है, इसका मतलब जो कंपनी की सेल्स वाली टीम है ना, वो बढ़िया काम कर रही है। लेकिन उसके साथ अगर खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। ये सुनो, जैसे आपने बेटा चैप्टर्स पढ़ लिए रेशियोज, है ना, तो रेशियो क्या है? रेशियो एक टूल है, एक तरीका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का। बेटा वहां पे भी तो हम यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो नंबर्स के बीच में रिश्ता निकाल रहे हैं, यस नो, रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो जो रेशियोज आपने चैप्टर पढ़ा है, इज एग्जांपल, इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी रेशियोज निकालती है, ऑफ कोर्स निकालती है, यस नो। क्यों? एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए। बात समझ में आती है? यस सर, यस। देखो मैंने क्या लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एनालिसिस तो कर दिया कि हाँ हाँ हाँ, मेरे सेल्स और एसेट में ये रिश्ता है, सेल्स और एक्सपेंस में ये रिश्ता है, एसेट और लायबिलिटी में ये रिश्ता है,
बेटा रिश्ता निकाल लिया, उसको इंटरप्रेट तो करो। यस और नो, आपने रिलेशनशिप निकाल लिया लेकिन इंटरप्रेट तो करो कि हाँ भाई अगर मेरी रेशियो ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेगा। रेशियो कम आ रही है, जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे करंट एसेट है और करंट रेशियो है, आपने पढ़ा उसका आइडियल रेशियो 2:1 है। अगर मान लो किसी कंपनी की करंट रेशियो 10:1 आ रही है तो ज्यादा आ रही है, उसका क्या रीजन है। अब कंपनी को कम करने के लिए, करंट रेशियो को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब होता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। बात समझ में आती है? यस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है भाई। सबसे पहले ये देखने के लिए कि बैलेंस शीट, जो इस साल आपने बैलेंस शीट बनाई है ना, बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ना। बैलेंस शीट इज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, अब भाई कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कैसे पता चलेगा, पिछले साल से कंपेयर करूंगा, दूसरी कंपनीज की बैलेंस शीट देखूंगा, फिर देखूंगा अपनी कि हाँ भाई बढ़िया बैलेंस शीट है या खराब बैलेंस शीट है। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी, सर कैसे पता चलेगी, बेटा देखो पिछले साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन हो रहा है ना। अपने जो कंपेटिटर्स हैं वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपने कितना कमाया, तो ये सब क्या चल रहा है आप खुद सोचो ना बेटा। कंपनी के लेवल पे, रिलायंस टाटा के लेवल पे सोचो कि भाई ये तो चलता ही रहता है। अब मान लो जियो और एयरटेल यही करते रहते हैं, हाँ कि जियो के सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ गए, एयरटेल के कितने बढ़ गए, है ना, खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, तो ये आपस में कंपैरिजन चलता रहेगा और तब पता चलेगा कि हाँ हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो देखो पहला क्या है, टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या हो गया कि भाई उनकी बैलेंस शीट कैसी है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज ज्यादा तो नहीं बढ़ गई, यस नो, भाई इन्वेस्टमेंट आपने करी है या नहीं करी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, ये सब आपको पता चलेगा जब आप उसका एनालिसिस करोगे। बिल्कुल सही। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मान लो बेटा मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास पैसा है, ठीक है, और मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है पैसा, तो भाई मैं तो ये देखूंगा ना कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। कैसे देखूंगा, मैं पिछले 3-4 साल के डेटा देखूंगा कि भाई हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, हाँ तो इसका मतलब बढ़िया काम हो रहा है, आगे आने वाले साल में भी प्रॉफिट बढ़ेगा, हाँ सर बिल्कुल बढ़ेगा, राइट। तो ये अर्निंग कैपेसिटी हो गई। अब उसके बाद एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू रीपे इट्स डेट्स, जैसे हमने रेशियो एनालिसिस में बहुत सारी रेशियोज पढ़ी है, डेट इक्विटी पढ़ी, बाहर से पैसा कितना लिया हुआ है, घर वालों से कितना लिया हुआ है ना। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ी, बिल्कुल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो पढ़ी। ये सब रेशियो से क्या पता चलता है कि कंपनी जो है क्या अपने डेट को रीपे कर पाएगी, यस और नो। जो आपने करंट रेशियो पढ़ी वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि जो उसके शॉर्ट टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, उसको रीपे करने के लिए उसके पास करंट एसेट है या नहीं है। तो ये सब आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली नंबर्स के बीच का कनेक्शन निकाल रहे हो, उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इंट्रा एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। अब इसका मतलब क्या होता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रा, जैसे बेटा आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, एक होता है इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, अपने ही स्कूल के बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, अलग अलग हाउसेस बने होते हैं आपके, किसी का येलो ब्लू ग्रीन, जैसे हमारे स्कूल में था तो येलो हाउस ब्लू हाउस और ग्रीन हाउस के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो अपने ही स्कूल के बच्चों में कंपटीशन हो रहा है। इंट्रा, इंटर का मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन, मेरे स्कूल के बच्चे और दूसरे स्कूल के बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्कूल। ऐसे ही इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म मतलब मैं अपने ही बिजनेस का परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहा हूं पिछले कुछ सालों से, मैं किसी और को नहीं देख रहा, मैं अपने ही बिजनेस का डेटा देख रहा हूं, अपने ही बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, अपने ही बिजनेस का बैलेंस शीट पिछले कुछ सालों से मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। तो दिस इज इंट्रा। इंटर का मतलब अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, अपने बिजनेस की बैलेंस शीट किसी और के, मेरे जो कंपेटिटर्स हैं उनसे कंपेयर कर रहा हूं, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। ये भी जरूरी है कि भाई अगर मैं हर साल 20% से प्रॉफिट ग्रो कर रहा हूं, बाकी लोग अगर 100% से कर रहे हैं, भाई मजा नहीं आ रहा, यस और नो, मतलब मैं पीछे चल रहा हूं, हाँ मैं पीछे चल रहा हूं। बात समझ रहे हो? यस सर यस। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द बजट। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि भाई पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, अगर मेरी सेल 50% से बढ़ रही है तो मेरे खर्चे 20% से बढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर में भी ऐसे ही होने के चांसेस हैं। हाँ,
हर कंपनी को बजट बनाना पड़ता है कि भाई फ्यूचर में हम ऐसा ऐसा करेंगे तो इसके लिए इतना इतना पैसा चाहिए, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये मार्केटिंग करूंगा, ये सब चीजें होती हैं। तो भाई फोरकास्टिंग आप कब कर सकते हो? जब आपके पास डेटा होता है। जैसे बेटा वेदर फोरकास्टिंग होती है। अब वेदर फोरकास्टिंग हवा में नहीं होती है। इंडिया की तो वेदर फोरकास्टिंग काफी बेटर हो गई। कैसे बेटा? वो बहुत सारा डेटा एनालाइज करते हैं कि भाई अगर हवा इस तेजी से चल रही है, मौसम ऐसा है, बादल काले हैं, जो भी है अपने को नहीं पता, राइट? तो वो डेटा को एनालाइज करते हैं। तो जो डेटा उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको एनालाइज करेंगे और फ्यूचर का बताएंगे। ऐसे बिजनेस में होता है कि बिजनेस के पास जो डेटा अवेलेबल है उससे आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हो। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन हाँ हेल्प तो करेगी ना वो। यस बिल्कुल करेगी। उसके बाद जैसे बेटा आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको पता है अब अगले 40 दिन में आपको क्या करना है। वो कैसे पता चलेगा? आप देखोगे मैंने पिछला चैप्टर जो है ना पिछली बार कितने दिन में किया था, अब आगे आने वाले टाइम में कितने दिन में करूंगा। तो यही सब क्या है? फोरकास्टिंग है। हाँ ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एनालिसिस। टाइप्स ऑफ एनालिसिस बेटा मैं आपको अभी दिखाऊंगा टाटा मोटर्स की एनुअल रिपोर्ट। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास नहीं है इसमें, राइट? तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, है ना, और मजा आएगा। देखो सर टूल्स मतलब कितने टाइप के एनालिसिस हो सकते हैं। ये सुनो, देखो इस चैप्टर से नॉर्मली 2 से 3 नंबर का मैक्सिमम आएगा, आएगा भी तो, राइट? 2 से 3 नंबर का, हाँ, लेकिन अपने को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, पढ़ाऊंगा अभी। देखो सर एक है पहला एक्सटर्नल एनालिसिस। अब एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? जो बाहर वाले लोग करते हैं। सर जो बाहर वाले लोग एनालिसिस करते हैं, बाहर वाले मतलब एक होते हैं जो कंपनी के अंदर वाले लोग होते हैं। अंदर वाले लोग कौन होते हैं? ओनर और मैनेजमेंट। ये है कंपनी के अंदर वाले लोग जिसके पास कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? इंटरनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यस सर। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब सबके पास, पब्लिक के पास अवेलेबल है। जैसे अगर मैं आपको भी दिखाऊं टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, वो सबके पास है। हाँ वो सबके पास है। अंदर की इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पास कि भाई टाटा मोटर की, जो टाटा की कंपनी की गाड़ी है, उसको बनाने में खर्चा कितना आ रहा है ना? कोई भी गाड़ी ले लो, राइट? अगर इस गाड़ी की मैं बात करता हूं, अगर ये 10 लाख की मिल रही है तो भाई इसको बनाने में खर्चा कितना आया, कंपनी एक गाड़ी पे कितना पैसा कमा रही है, क्या मुझे पता है? नहीं, कंपनी के अंदर के लोग को पता है। तो एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाले लोग करते हैं, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? सर आपके इन्वेस्टर्स हो गए, हाँ, बैंकर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, ये सब बाहर वाले लोग हैं। तो जो बाहर वाले लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। देखो इज कंडक्टेड बाय आउटसाइड जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक्स, ये सब चीजें जो क्या करते हैं, पब्लिश्ड अकाउंट्स। पब्लिश का मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल है, और पब्लिकली अवेलेबल क्या होता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये पब्लिकली अवेलेबल होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, राइट? ठीक है। इज डन बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल्ड और अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड। अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, वो तो अंदर वाले लोगों के पास है। दिस इज एक्सटर्नल एनालिसिस, राइट? सेकंड क्या है? इंटरनल, जो अंदर वाले लोग करते हैं, जो ओनर्स और मैनेजमेंट करते हैं। यस और नो, उनके पास तो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ सर, हाँ, राइट? कॉस्टिंग का इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। उसको बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। जो कौन करते हैं सर? जो मैनेजमेंट और ओनर्स करते हैं। ये ज्यादा डिटेल्ड होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके पास सब अवेलेबल है भाई, इनको सब करना होता है, और कंपनी भी तो इन्हीं की है, चला भी तो यही रहे हैं ऑफ कोर्स, तो इनको ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है। हाँ जी। उसके बाद आता है बेटा हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस। अब ये क्या होता है बेटा? अब देखो आपके बुक में एक चैप्टर नंबर 3 है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो अब डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से, पता नहीं क्यों, क्योंकि उस चैप्टर के बेटा फ्री के 4 नंबर मिलते थे, ठीक है, और अच्छा चैप्टर था, कुछ बुरा चैप्टर नहीं था, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल चैप्टर था, पता नहीं क्यों हटा दिया। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं, राइट? सर कैसे समझेंगे? प्रैक्टिकली समझेंगे क्या? हाँ बेटा चलो प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो प्रैक्टिकल ही देख लेते हैं, राइट? एक सेकंड के लिए रुको, मैं आपको दिखाता हूँ सर। क्या मैं आपको क्या दिखाऊंगा बेटा? अभी दिखाता हूँ, रुको। राइट, ये है टाटा मोटर्स की, हाँ जी, ये टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने निकाल के रखे हैं। इसको मैं 1 मिनट शेयर कर देता हूँ। क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, यस, है ना? यस सर, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ।
रुको एक सेकंड के लिए बेटा, रुको। हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ, है ना। ये देखो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट है। सर हमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही, अब दिख रही है, राइट सर। ये क्या है, ये बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट है। हाँ सर ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पे दिखा देता हूँ, रुको, है ना। ये आपको पूरी नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। अब ठीक है, राइट सर। ये क्या है, ये कंपनी की बैलेंस शीट आपको टाटा मोटर्स की दिख रही होगी। सर बिल्कुल दिख रही है। अगर आप बेटा बैलेंस शीट कंपनी की ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये मैंने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, आप गूगल करोगे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आपको दिख जाएगी। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कोई भी डाउनलोड कर सकता है, हाँ बेटा कोई भी कर सकता है। ये कब की है, पिछले साल की 21-22 की, अभी तो करंट ईयर चल रहा है। हाँ तो बेटा अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट हमेशा हर कंपनी की 2 साल की दिखाई जाती है। सर 2 साल की क्यों दिखाई जाती है, अगर आप देखोगे तो 2 साल की है, हाँ सर हाँ, ये 22, हाँ सर हाँ, और ये 21, बिल्कुल सही, राइट। ताकि आप कंपेयर कर सको पिछले साल के डेटा को इस साल के डेटा से। भाई 2 साल की दिखाने का मतलब क्या है, देखो पहले करंट ईयर की दिखाते हैं और फिर प्रीवियस ईयर की, बिल्कुल सही। ये आपने पढ़ा भी है अगर आपने देखा हो, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स कुछ चीजें आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, नहीं, राइट, न्यू दिखेगी, ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटा ये बहुत डिटेल्ड होती है, और ये आप अगर आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे, सीए वगैरह करोगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि पीपी आपको पता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपने पढ़ रखा है, गुडविल यहाँ पे आपको दिख रही है, इंटेंजिबल एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब आपको दिख रहा है, हाँ राइट। तो उसमें क्या है, 2 साल का डेटा है। ऐसे ही अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं, ये देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, हाँ जी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, 2 साल का होता है, हाँ बेटा ये हमेशा ही 2 साल का बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, अगर आप ये 2 साल का दे रहे हो तो इसका रीजन है कि भाई जो यूजर्स हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, वो आराम से 2 साल के डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो जब मैं कंपनी के 2 या 2 से ज्यादा साल के डेटा को कंपेयर कर रहा हूं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सर क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल देखूं बेटा यहां पे, जैसे अगर आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहला आइटम होता है, हाँ सर हाँ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अगर मैं देखूंगा इस साल का, राइट सर 46,880, और पिछले साल का, तो मैं हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहा हूं आइटम्स को, यस सर, है ना। पिछले साल और इस साल कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज, वो सब चीजें, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जब मैं टाइम पीरियड के बेसिस पे कंपेयर कर रहा हूं, क्या आपको बात समझ में आ गई, जब मैं टाइम पीरियड के बेसिस पे, हाँ बेटा टाइम पीरियड के बेसिस पे कंपेयर कर रहा हूं, राइट ठीक है। और चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आओ फटाफट से एक बार नोट्स पे आओ। अरे नोट्स कितने गए, अरे नोट्स कहाँ गए, हाँ राइट ठीक है, ये नोट्स है, देखो देखो देखो, हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक मतलब कि भाई देखो टाइम जो है, टाइम वो डायनेमिक है, कीप्स ऑन चेंजिंग, यस, इसलिए क्या बोला डायनेमिक एनालिसिस, कि भाई आप टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड कंसीडर कर रहे हो, इस साल के डेटा को पिछले साल से, उसके पिछले साल से 4-5 साल का डेटा कंपेयर कर रहे हो, राइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देखो आप फटाफट से, दिस इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या है ये, टाइम सीरीज। बेसिकली आप टाइम को ही तो कंपेयर कर रहे हो कि इस साल का, पिछले साल का, और तो कुछ नहीं कर रहे, हाँ बिल्कुल सही बात है, राइट। वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स आर एनालाइज्ड। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जैसे आपका चैप्टर था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो मैं क्या करता हूं, हॉरिजॉन्टली एनालाइज करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता था, जिसको हम क्या बोलते थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते थे। ऐसे ही होता था, हाँ कि भाई कितना चेंज हुआ, फिर परसेंटेज चेंज। अब आपके बनाने के लिए तो आएगी नहीं, है ना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है 2021 का डेटा, ये है 2022, राइट, ये आपका सेल्स है, ओके 2000, अच्छा पहले करंट ईयर का डेटा आता है, फिर आपका प्रीवियस ईयर का, जैसे बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा था, ये आपका कितना है साल, मान लो 1000, ठीक है, ये आपका कितना है, ये आपका है 800, जो भी है, बिल्कुल। तो आपका यहां पे आप लिखते थे एब्सोल्यूट चेंज, कितना चेंज हो गया सर, 200 रुपीज से चेंज हो गया, पॉजिटिव चेंज है, बड़ा है ना भाई, ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ है, क्या है सर, इंक्रीज हुआ है। फिर यहां पे आप परसेंटेज चेंज लिखते थे कि पिछले साल के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो ये होता था आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यहां पे आप क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहे हो, यस और नो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आसान है, हाँ बहुत आसान है, राइट ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल मतलब जब आप वर्टिकली कंपेयर कर रहे हो, वर्टिकल एनालिसिस,
राइट। अब वर्टिकल एनालिसिस कैसे होता है, अगेन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, दिखाओ। अरे रुको ना आप, रुको रुको रुको, ये आई थिंक मैंने पहले कभी दिखाया नहीं है, देखो सर ये है, हाँ कंपनी ने कर रखा है, हाँ बेटा कंपनी ने ही कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको पेज नंबर कौन सा था, वेट, ये देखो ये देखो ये देखो, आपको दिख रहा है, देखो जैगुआर लैंड रोवर, ठीक है, ये कंपनी का एनालिसिस है। कंपनी ने क्या एनालाइज कर रखा है, कंपनी ने एनालाइज कर रखा है कि भाई जो जैगुआर है वो कितनी कितनी बिकी, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से हो सकता है, राइट। देखो कितनी बिकी सर, 21-22 में इतनी बिकी, 2021 में इतनी बिकी, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ सर, कम हो गया, नेगेटिव। ये क्या है, दिस इज कंपेरेटिव, दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो कंपनी बहुत सारे आइटम्स का क्या करती है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट करती है। अब यहां पे इन्होंने क्या लिखा, रिटेल वैल्यू, जो सेल वैल्यू होती है वो देखी, तो आप क्या कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो, दिस इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट, हाँ बेटा दिस इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट। बात समझ में आई, मैं आपको कॉमन साइज भी दिखाऊंगा, हाँ बेटा दिखाऊंगा, रुको रुको रुको, ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत देखो, ये अलग अलग इन्होंने एनालिसिस कर रखे हैं, अगर आप कभी देखना चाहो तो आप देख सकते हो, है ना। एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कॉमन साइज भी दिखाता हूँ कि कॉमन साइज क्या होता है, ये देखो ध्यान से, हाँ जी राइट, दिस इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, मतलब वर्टिकल एनालिसिस। अब मैं आपको समझाता हूँ वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है। अब कंपनी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम लिखे हुए हैं, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सब चीजें, हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप एक आइटम को बेस बना लेते हो। बेस मतलब कि भाई जो भी मैं अब कंपैरिजन करूंगा इस आइटम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करूंगा। सर समझ नहीं आया, देखो ध्यान से, यहां पे कंपनी ने क्या लिखा है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मान लिया 100%, मतलब अब मुझे ये देखना है कि जो मेरे खर्चे हुए हैं वो रेवेन्यू के कितने परसेंटेज हुए हैं। अब बात समझ रहे हो, राइट। तो भाई उनके पास सब कुछ डेटा था, तो उन्होंने देखा कि भाई जो मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, आपने पढ़ा है COMC, हाँ, वो रेवेन्यू का 65% है करंट ईयर में, राइट, 65% है, और पिछले साल कितना था, 63.4। तो ये हमारा क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है और वर्टिकल भी हो रहा है। सर कैसे, देखो अभी हम हॉरिजॉन्टल छोड़ते हैं, वर्टिकल देखते हैं। आप वर्टिकल कैसे कर रहे हो, आप जो कंपैरिजन कर रहे हो या बेसिकली जो एनालिसिस कर रहे हो वो वर्टिकली कर रहे हो ना, कि ऊपर आपने रेवेन्यू को 100% मान लिया, हाँ, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने निकाला, रेवेन्यू का 65% है, राइट। देखो रेवेन्यू कितना करोड़ होगा वो पता नहीं, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से देखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे वो क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कैसे कंपनी में एनालिसिस होता है, हाँ। फिर उन्होंने देखा एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो इस साल कितनी है, रेवेन्यू का 11.1%। तो यहां पे वर्टिकली चीजें चल रही है, एनालिसिस वर्टिकल चल रहा है कि आपने रेवेन्यू को 100% मान लिया, हाँ, उसके बाद आप सारे आइटम्स को रेवेन्यू के कंपैरिजन में परसेंटेज फॉर्म में शो कर रहे हो। अब बात समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रेवेन्यू 10,000 है, कितना, 10,000 करोड़, हाँ, आपका COMC कितना होगा, COMC होगा 6500 करोड़, तो कितना आ गया, 65% आ गया। ऐसे ही सारे आइटम्स को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, तो वर्टिकली चल रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट को बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। आपको बनाने के लिए इस बार नहीं आने वाली, यस और नो भाई, जितना प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा सकता हूं उतना प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूं कि कंपनीज में ऐसा होता है, हाँ बेटा कंपनीज में ऐसा बिल्कुल होता है, राइट। बात समझ में आ गई, देखो देखो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर वर्टिकल क्या है, इज डन टू एनालाइज द डेटा ऑफ 1 ईयर ओनली। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम सिर्फ एक साल की बात कर रहे थे कि इस साल का देखते हैं, इस साल का रेवेन्यू मैंने 100% मान लिया, हाँ ठीक है, और उसके कंपैरिजन में जो खर्चे हैं वो मेरे कितने परसेंटेज है, तो मैं एक साल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल एक साल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। सर अब इसको क्रॉस सेक्शनल क्यों बोलते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल वाले को हमने क्या बोला बेटा, टाइम सीरीज एनालिसिस, और वर्टिकल को क्या बोला, क्रॉस सेक्शनल। अब ये बच्चों को समझ नहीं आता क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या है, मेरी बात सुनो। अब बेटा ये आपने क्यों निकाला है, क्योंकि अब आप ये डेटा किसी और कंपनी के डेटा से बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि भाई अगर मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड रेवेन्यू का 65% है, तो किसी और कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मारुति सुजुकी का मेरे को देखना है, मुझे हुंडई का देखना है, होंडा का देखना है, राइट, जो भी कंपनीज हैं ये सुनो उनका देखना है, तो मैं आराम से देख सकता हूं। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि उनका रेवेन्यू कितना है, नहीं, उनकी रुपीस में फर्क नहीं पड़ता, अब परसेंटेज में बात हो रही है।
ये सुनो कि अगर भाई मैंने 100 रुपए का रेवेन्यू किया है ना, तो उसमें मेरा ये खर्चा 65% है। ये सुनो इस कंपनी का कितना है। तो क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि जो मैंने एनालिसिस किया है अब मैं दूसरे कंपनी से कंपेयर कर सकता हूं आसानी से। दैट इज क्रॉस सेक्शनल। बेसिकली क्रॉस सेक्शनल का मतलब आप इंटरफर्म मान सकते हो। ओ ऐसा क्या, हाँ कि भाई क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस मतलब इंटरफर्म एनालिसिस। ये सुनो कि भाई मैं अब किसी और कंपनी के डेटा से कंपेयर कर सकता हूं। हाँ सर कर सकता हूं। क्या आप बात समझ रहे हो। ये सुनो दिस इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है राइट। वेयर ऑल द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोन एज परसेंटेज ऑफ वन बेस फिगर। कि भाई एक बेस मान लिया मैंने रेवेन्यू को, हाँ अब बाकी सारे आइटम्स उसी के अकॉर्डिंग मैंने परसेंटेज फॉर्म में लिखे हैं कि भाई रेवेन्यू का कितना परसेंटेज ये आइटम है, रेवेन्यू का कितना परसेंटेज एम्प्लॉय का कॉस्ट है। ये सुनो वो सब मैंने लिख दिया ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज, जैसे मैंने आपको दिखाया, प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। हाँ जी ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन होता है ठीक है। ये एक और तरीके का एनालिसिस होता है। इंट्रा फर्म में आपको समझा चुका हूं, अपने ही बिजनेस का एनालिसिस करते हैं। बेटा जब मैं अपने बिजनेस का एनालिसिस कर रहा हूं तो एक तरीके से वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होगा। हाँ सर, हाँ सर मतलब बेटा मैं अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पिछले सालों से कंपेयर कर रहा हूं, इसी को तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। हाँ और इसी को ही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं, इसी को ही टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। हाँ इनके बहुत सारे अलग अलग नाम है, याद करना चाहोगे दिक्कत होगी, समझ लोगे तो आसानी होगी, है ना। कि भाई इंट्रा फर्म का मतलब अपने ही बिजनेस का डेटा पिछले सालों के डेटा से कंपेयर करना, और पिछले सालों के डेटा से कंपेयर करना मतलब हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस। सिंपल सी बात है। हाँ इंटर फर्म कंपैरिजन जब मैं किसी और कंपनी के डेटा को कंपेयर कर रहा हूं अपने कंपनी के डेटा से, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं उसको। यस सुनो बात समझ में आ गई, एवरीबडी क्लियर है। यस सर यस। अब आते हैं नेक्स्ट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कि भाई किस किस तरीके से जो हमारे बेसिकली स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती है और मैं क्या क्या करता हूं एनालाइज करने के लिए। आपको एक चीज पता है, एक तो होता है रेशियो एनालिसिस जो आप पढ़ चुके हो कि आप कंपनी की रेशियोज निकालते हो एनालाइज करने के लिए। हाँ बेटा देखो टाटा मोटर्स की मैं आपको रेशियोज दिखाऊंगा, आपके प्रोजेक्ट में वो हेल्प भी करेगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि रेशियोज चेंज हो रही है इसका एनालिसिस करके बताओ, चेंज होने का रीजन क्या हो सकता है, वो सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो राइट। तो पहला क्या है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको दिखाया कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि कंपनी अपने पिछले साल के डेटा को कंपेयर कर रही थी बस। ये सुनो परसेंटेज फॉर्म में कंपेयर कर रही थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैंने आपको दिखाया कंपनीज करती है, हाँ जी बिल्कुल करती है। क्या वो बहुत सारी चीज़ों करती है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी कर सकती है, रेवेन्यू को भी कर सकती है, सबको कर सकती है। ये सुनो अगर मैं आपको दिखाऊं दोबारा से कि कंपनी और कैसे कैसे कर सकती है, क्योंकि मुझे लगता है जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ना तो आपको और मजा आएगा। देखो ये तो मैंने आपको दिखाया एक तरीके से कॉमन साइज। अब देखो मेरी बात सुनो, ये आपको दिख रहा है, ये सुनो तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया हुआ है, अपने पिछले साल का रेवेन्यू, ये देखो 2021, यस सर यस, ये आपको दिख रहा है 2021, यस सर, और आपका इस करंट ईयर का रेवेन्यू। फिर क्या लिखा है परसेंटेज चेंज, कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, आपको निकालने के लिए नहीं आएगा, अरे लेकिन सीखो ना यार। देखो सर 3809 इस करंट ईयर में है, हाँ 2612 पिछले साल था, तो चेंज कितना हो गया 1197 करोड़। हाँ परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, डिवाइड करेंगे पिछले साल के डेटा को। पिछले साल कितना 2612 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है 45.82%। देखो 45.8%। ये सुनो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 45.8% रेवेन्यू मेरा बड़ा है। ये क्या है, दिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। वैसे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूरी बनती है, लेकिन ये एक तरीके से है तो स्टेटमेंट ही। ये सुनो तो ऐसे बहुत सारे आपको एनालिसिस मिलेंगे। अब बात समझ रहे हो, बहुत मजा आएगा अगर आप कभी देखोगे इसको तो, है ना। कभी भी इसको डाउनलोड करके जब आपके पास टाइम हो, मैं ये नहीं बोल रहा अभी देखना है, आपके पास बहुत सारी चीजें और करने के लिए है, लेकिन देखना मजा आएगा। बात समझ में आ गई। सो दिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस की भी बना सकते हो, और आप किसकी बना सकते हो सर, बैलेंस शीट की भी बना सकते हो। आप क्या करोगे, आपने पिछले साल का डेटा लिखा, करंट ईयर का लिखा डेटा, हाँ,
और चेंजेस निकाले कि पिछले साल के कंपैरिजन में कितने चेंज है और फिर परसेंटेज चेंज निकाल दिया, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव। ये सुनो, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सर, क्या बता चुका हूं कि बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, क्योंकि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर, यस, ठीक है। उसके बाद कॉमन साइज मैंने आपको दिखाया कि कॉमन साइज में क्या हो रहा था कि भाई मैं एक ही साल का डेटा लेता हूं, हाँ, एक फिगर को मैंने अपना बेस फिगर मान लिया, जैसे मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू को बेस फिगर मान लिया, है ना, तो बाकी सारे आइटम्स मैंने रेवेन्यू के परसेंटेज में लिख दिए, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग परसेंटेज में, कि भाई ये रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है, ये रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। ऐसे ही बैलेंस शीट में भी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, कि भाई आपने मान लो टोटल एसेट को बेस फिगर मान लिया, अब जितने भी एसेट हैं वो टोटल एसेट का कितना पार्ट है, टोटल एसेट के कितने परसेंटेज है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। बनाने के लिए पहले आता था, अब बनाने के लिए नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। मैंने आपको बताया क्योंकि आप यहाँ पे वर्टिकली एनालाइज कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टली तो नहीं कर रहे। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पिछले 2-3 साल का डेटा कंपेयर करना, वर्टिकल मतलब इसी साल के डेटा के साथ एनालाइज करना। ये सुनो, दिस इज वर्टिकल, बिल्कुल सही बात है, राइट। और क्रॉस सेक्शनल क्यों है, क्योंकि आप ये डेटा इजीली किसी भी कंपनी के डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सारी कंपनीज ये निकालती है, हाँ सर सारी कंपनीज ये निकालती है और पब्लिकली अवेलेबल होता है, राइट। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। जो ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है बेटा, ये वही सब चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद रेशियो एनालिसिस, आपने रेशियोस निकालना सीखा है? हाँ जी बिल्कुल सीखा है। मैं आपको टाटा की रेशियोस भी दिखाता हूँ, देखो, अरे आप देखो रे, आसान सा चैप्टर है, क्या ही है, देखो देखो देखो, टाटा की रेशियोज मैंने देखी तो है बेटा। ये क्या है, ये तो खर्चे हो गए, ठीक है। अरे मैंने सच में देखी है बेटा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है सर, ये बैलेंस शीट, ये सर ये देखो, ये देखो, ये देखो बेटा, बैलेंस शीट दिख रही है आपको, देखो। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया हुआ है, बैलेंस शीट के आइटम्स को क्या किया, चेंज लिखा, है ना, कि कितना चेंज हुआ। यस सर यस, बिल्कुल चेंज हुआ। नेट चेंज कितना हुआ, तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। सर रेशियोज दिखाओ, हाँ दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैश फ्लो के साथ भी किया हुआ है ना, कैश फ्लो का डेटा भी 2 साल का लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, कंपेयर करने के लिए, हाँ जी कंपेयर करने के लिए, राइट। इसके बाद आ जाओ नीचे, अरे ये देखो, मैं कह रहा हूँ ना मैंने देखा है, ये देखो सर, ये क्या है, कंपनी की रेशियोज। अब कंपनी ने रेशियोज निकाली हुई है, हाँ जी निकाली हुई है, हर साल की निकाल रखी है, जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो आपने पढ़ी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, है ना। ऑफ कोर्स आपको कुछ चीजें इसमें अलग दिखेंगी, ये डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन है ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आप आराम से देख सकते हो, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको पता है क्या होती है सर, बिल्कुल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ, अब देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज्यादा चेंज हुई है, हाँ, तो उसका रीजन इन्होंने लिखा कि भाई क्यों चेंज हुई है, रीजन फॉर चेंज क्या है, फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, ऑफ कोर्स लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, ये है रेशियो का एनालिसिस, कि रेशियोस निकाल दी, हाँ, अब रेशियो निकाल के पिछले साल के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं, उसका रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सब आपको मिल जाता है, ये सब कंपनीज करती हैं, प्रैक्टिकली होता है, राइट। तो ऐसा मत समझो कि किताबों में दे रखा है, राइट, सब कुछ प्रैक्टिकली होता है जो आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? कभी देखना इसको ध्यान से। तो दिस इज रेशियो एनालिसिस, हाँ। उसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स कि जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एनालिसिस का ही टूल है। क्यों सर? क्योंकि उसमें आप डेटा को क्या कर रहे हो, डेटा को निकाल रहे हो कि भाई जो कैश आपके पास आया वो कहाँ से आया, है ना, कहाँ कहाँ आपने कैश को यूज किया है, ऑपरेटिंग से कितना कैश आया है, आपने इन्वेस्टिंग में कैश कितना यूज किया, कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ गया, फाइनेंसिंग में सेम। तो ये भी एक तरीके का एनालिसिस का टूल है, किसके लिए, कैश के लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए, राइट। तो ये आपके क्या हो गए, टूल्स हो गए। जैसे हमने पहले पढ़ा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियोज, कैश फ्लो, ये सब टूल्स हैं, हाँ। उसके बाद आते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स कि भाई कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं एनालिसिस में। बेटा जितने भी यूजर्स हैं सब इंटरेस्टेड होते हैं, ये आपके क्लास 11th में पहले चैप्टर का पार्ट है, राइट। वही सब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है। मैनेजमेंट ऑब्वियस रीजंस की वजह से कि भाई मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, ओनर्स और मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको डिसीजन लेने हैं। ये सुनो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने देखा कि भाई जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो अब उनको देखना पड़ेगा कि यार ये तो दिक्कत वाली बात है, या बहुत ज्यादा कम हो गई है,
बहुत ज़्यादा कम हो गई है, नेगेटिव में आ रही है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये सुनो। तो उसके लिए वो कुछ डिसीजन लेंगे, अगली बार उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इन्होंने कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाई, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू का 65% कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, इन्होंने कंपेयर किया बाकी कंपनीज के साथ, उनका आ रहा है 40%, 30%। तो भाई अब इनको दिक्कत हो जाएगी, इनको टेंशन हो जाएगी, फिर ये कुछ करेंगे कि भाई हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ये बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करेंगे, उसके लिए डिसीजन लेंगे। अब बात समझ रहे हो कंपनी कैसे सोचती होगी, मैनेजमेंट कैसे सोचती होगी। तो इनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन लेने के लिए, राइट। देखो, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म वुड बी इंटरेस्टेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस, भाई उनको तो उन्हीं का तो काम है, राइट, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उनको देखना है कि भाई सारा काम एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। जैसे हम टर्नओवर रेशियोज निकालते हैं, ये सुनो, टर्नओवर रेशियोज आपको बताती यही है, जैसे ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, या तो ये सुनो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया कि इन्वेंट्री को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, डेटर से कितना जल्दी पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। तो भाई आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये तो मैनेजमेंट का काम है देखना। ये सुनो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा, ये सब चीजें हैं। क्रेडिटर्स आपको पैसा दे रहे हैं भाई, वो तो प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि क्या कंपनी मेरे को पैसा वापस दे पाएगी नहीं दे पाएगी। ये सुनो करंट रेशियो चेक करेंगे, लिक्विड रेशियो चेक करेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। फर्म्स उनको क्या चेक करना है, क्योंकि उनको देखना है फर्म्स एबिलिटी टू मेक देयर क्लेम्स, शॉर्ट टर्म क्लेम्स, राइट। तो वो फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करेंगे। जो बैंकर्स और लेंडर्स हैं वो देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज, क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए आपको लोन दे रहे हैं, तो वो चेक करेंगे सर कि भाई ये ढंग से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मेरे को इंटरेस्ट रेगुलरली दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, मेरा प्रिंसिपल पेमेंट वापस आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए उनको एनालिसिस करना पड़ता है। तो सबको कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई। ये सुनो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा तो बहुत सारी चीजें देखोगे आप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे, हाँ, प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट कि भाई हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स फर्म की अर्निंग देखनी है, यस सर यस बिल्कुल। प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ग्रोथ हो रही है कंपनी की या नहीं हो रही है, क्योंकि भाई मुझे तो फ्यूचर में ही पैसा मिलेगा, राइट। एम्प्लॉयज को ये देखना होता है कि भाई अपना बोनस आएगा, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सुनो अगर कंपनी डूब रही है तो इसका मतलब नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, भाई मेरी जॉब यहाँ पे स्टेबल है या नहीं है। जैसे आजकल स्टार्टअप्स के साथ बहुत हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, स्टेबल जॉब नहीं है, क्योंकि क्यों, क्योंकि उनके पास प्रॉफिट्स नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ भाई ये प्रॉफिट तो पूरा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी तो सैलरी टाइम पे मिलेगी, बोनस मिलेगा, वर्किंग कंडीशन सही होंगी। लेबर यूनियंस कौन होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनका एक यूनियन होता है, यूनियन लीडर होते हैं, हाँ, वो चेक करते हैं कि क्या हम मैनेजमेंट से अपने वेजेस बढ़ाने की बात कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो बात कर सकते हैं, ये उनको देखना पड़ता है, यस सर यस। तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज होती है, ये सुनो यहाँ पे मैंने कुछ मेन पार्टीज लिखी हुई हैं, बहुत सारी और हो सकती हैं सर। उसके बाद आता है लिमिटेशन। ओहो आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, वही है कि भाई देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में लिमिटेशंस तो है ही, लिमिटेशन तो बहुत है सर। जैसे कि एक मेन आप हर जगह पढ़ते हो हिस्टोरिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल डेटा, कि जो आप एनालिसिस कर रहे हो वो जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, जो ऑलरेडी हो चुका है, उसका एनालिसिस है कि ये तो हो चुका है, हाँ अरे हो गया ना, राइट। अरे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताओ। अब फ्यूचर को तो आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हो एक्यूरेटली, ये सुनो, तो ये एक लिमिटेशन है, हाँ एक लिमिटेशन है कि यार जो हो चुका है उसी को एनालाइज कर रहे हो, अब तो हो गया ना, राइट। देखो एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, राइट। इट एनालाइजेस व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो हो चुका है, यस। अरे फ्यूचर थोड़ी वो प्रॉपरली बता पाते हैं, नहीं बता पाते, ये तो ऑब्वियस सी बात है। कोई कंपनी अपना फ्यूचर प्रॉपरली बताएगी क्या कि मैं इस साल अगले साल 50% से इंक्रीज करूंगा, मेरा प्रॉफिट 50% से इंक्रीज होगा, एग्जैक्ट वैसे नहीं होता है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, राइट। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, इसका मतलब क्या है, अब कई बार क्या होता है कि आप कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो, हाँ, अब होता दोस्त ये है, जैसे क्या होगा, लेट्स से मेरा बिजनेस है किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का, मान लो जैसे आपने देखा टाटा मोटर्स का, राइट। अब टाटा मोटर्स का अगर मैं बिजनेस देखता हूँ 2021-22, ऑल राइट,
है ना। अब इसमें मान लो क्या हुआ कि जो आपने गाड़ियां बेची, पिछले साल आपने बेची 1 लाख, ओके, इस साल आपने 1,20,000 मतलब 1,20,000 बेची, हाँ। लेकिन दोस्त बात यह है कि जो गाड़ियों का प्राइस था, प्राइस, हाँ, मान लो बेटा वो एक गाड़ी का प्राइस पिछले साल 10 लाख था, हाँ, इस साल वो कम हो गया। सर ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा कोविड में ऐसा हुआ, कोविड में गाड़ियों के प्राइसेस कम हुए, क्यों? क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा था, आपने सेल पे निकाली है। ये अब मान लो 10 लाख की गाड़ी इस बार 9 लाख की हो गई। अब बात समझ रहे हो? हाँ। तो अगर आप सेल निकालोगे तो बेटा सेल इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इन टर्म्स ऑफ रुपीस क्या आएगी सर? आपको सही चीज नहीं बताएगी, क्योंकि भाई जो भी आपकी चीजें आ रही हैं वो प्राइस की वजह से आ रही है। एक तो चीज ये हो गई, हाँ। दूसरा सर मान लो कि भाई जो खर्चे हैं, जो इन्फ्लेशन है, आप समझो ना बेटा, इन्फ्लेशन भी तो हो रहा है, हाँ, रॉ मटेरियल भी तो आपका बढ़ रहा है, हाँ सर बिल्कुल बढ़ रहा है, बात तो सही है, ये सुनो भाई। पिछले साल 100 रुपए से जितना रॉ मटेरियल आप परचेस कर पा रहे थे, इस साल 100 रुपए से उतना रॉ मटेरियल आप परचेस नहीं कर सकते ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये सुनो, ये सब चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में नहीं मिलती। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एसेट की बात करें, है ना, जैसे आपको पता है आपके पास मान लो एक लैंड है, यस सर यस, अब वो लैंड आपने 10 साल पहले 10 CR की खरीदी, वो आज भी 10 CR की पड़ी हुई है, इसका तो प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा, आप इसका प्राइस तो चेंज ही नहीं कर रहे हो, यस और नो। तो रियल पिक्चर शो नहीं होती, नहीं। तो जो प्राइस चेंजेस होते हैं, जो बेसिकली आपकी मनी वैल्यू है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू। आपने बिजनेस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शायद पढ़ा हो कि भाई मनी वैल्यू मतलब 10 साल पहले जो 1 रुपए की वैल्यू थी वो आज 1 रुपए की वैल्यू नहीं है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई जो मनी वैल्यू चेंज हो रही है वो आपको प्रॉपर्ली शो नहीं होता है, आप तो बस सेल्स देख रहे हो, अच्छा सेल्स बढ़ रही है। अब हो सकता है देखो फॉर एग्जांपल अगर यूनिट्स है, हाँ सर हाँ, आपने पिछले साल 1 लाख गाड़ियां बेची है, इस साल आपने 90,000 बेची, हाँ, लेकिन पिछले साल गाड़ी कितने की थी, मान लो 10 लाख की, इस साल वही गाड़ी कितने की हो गई, 12 लाख की। बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है? अरे नहीं, कंपनी की गाड़ियां तो कम बिकी है, हाँ, लेकिन क्या ये आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो, यस सर यस, आप तो प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये कुछ चीजें, ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, राइट। उसके बाद क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये बचपन से चल रहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वालिटी कहां दिखती है? आपके मैनेजमेंट की क्वालिटी, आपके लेबर की, आपके एम्प्लॉयज की क्वालिटी, है ना, पब्लिक कस्टमर्स के साथ आपका क्या रिलेशन है, उससे आपके प्रॉफिट्स पे बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। लेकिन वो सब कहां पता चलता है? नहीं पता चलता। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर हो जाते हैं सर, बिल्कुल। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, ऑब्वियस सी बात है। सर क्या होता है आपको पता है भाई, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, है ना, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, कंपनी के एम्प्लॉय हो, अब आपके सामने अगर 2-3 चॉइसेस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आप वही चूज करते हो जो कंपनी के लिए बेटर होता है, ये सुनो सर। मतलब आपको पता है इन्वेंट्री को जो वैल्यू करने का, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के अलग अलग मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। कंपनी क्या चूज करती है? वही जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो। ऐसे डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स है कंपनी वही चूज करती है जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो कहने का मतलब है कि भाई क्योंकि यहाँ पे आपको एस्टिमेशन कई बार लेने पड़ते हैं, एजम्पशन लेनी पड़ती है, अलग अलग चॉइसेस आपको करनी पड़ती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बायसनेस तो आई जाती है। विंडो ड्रेसिंग सबको पता है कि मैन्युपुलेशन करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली हो भी रहा है, राइट। अभी एक कंपनी के बारे में आया था कि उन्होंने अपने फेक इनवॉइसेस दिखाकर रेवेन्यू को बढ़ा दिया, रेवेन्यू को दिखा दिया, ये सुनो, अपनी रेवेन्यू बढ़ाई ताकि इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डालें। तो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, जब आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में मैन्युपुलेशन करते हो, ये सुनो, आप कुछ छेड़छाड़ करते हो, गड़बड़ी करते हो, जो सच है वो नहीं दिखा रहे, जो आप दिखाना चाहते हो वो दिखा रहे हो, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, हाँ, राइट। छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर खत्म हो गया। जो भी आपके इस चैप्टर में टॉपिक्स थे वो सब मैंने आपको कवर कराया है, और कोशिश करी है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, ऐसा ना लगे कि थियोरेटिकल चैप्टर है, क्योंकि इसमें चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 नंबर का आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो कवर करना चाहिए था वो सब मैंने आपको कवर कर दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। लेकिन अगर आपको मजा आया दोस्त तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, करना भी चाहिए।
पैसे थोड़ी लग रहे हैं, फ्री का है, लाइक कर दो, राइट, ठीक है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना अगर आपको मजा आया, और आप अगर चाहते हो अच्छा काम करना, मतलब दोस्तों की हेल्प करना, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। यस और नो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।